नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठाणी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट की टीम आज दौरा कर रही है मसूरी विधानसभा का, जहां बीते मानसून में भारी तबाही हुई थी। जी हां, मानसून के चलते आपदा आई थी इस क्षेत्र में। प्रथम जो पड़ाव है हमारा देहरादून के रास्ते से जाते हुए तो वो है सरखेत गाँव का, जहाँ आप देख सकते हैं पीछे एक विद्यालय का नज़ारा। ज़रा देखिए आप क्या स्थिति इस विद्यालय की हो चुकी है। ये पूरा एक प्राथमिक विद्यालय था जो पूरा का मलबे में दब गया। आज इस आपदा को आए हुए करीब 3 माह से ऊपर हो चुके हैं, मगर अभी तक स्कूल को पुनः सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है। जहां एक बार सरकारें दावा करती हैं कि हम लोग आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत पहुंचे हैं, राहत सामग्रियां हमने पहुंचाई है, वहां ये तस्वीरें गवाह हैं कि आज भी प्राथमिक विद्यालय जो हैं, जो हमारे ननिहालों का भविष्य तय करते हैं, वो विद्यालय मलबे में दबे हुए हैं। उसके लिए शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी जिम्मेदार वाला कदम नहीं उठाया गया है। उनका जो अपना गांव था वहां पर प्राथमिक शिक्षा की क्या व्यवस्था है, आपदा बीत जाने के 3 महीने बाद भी ये आपके सामने है। ये इस भवन के भीतर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि कितना भारी मलबा इस विद्यालय के अंदर आया था, जिसके कारण ये बंद पड़ा हुआ है। लेकिन क्या शासन प्रशासन इस मलबे को इतने लंबे समय बाद भी हटाने में नाकाम है? क्या हमारी जो सरकारी मशीनरियां हैं, क्या वो इतना सा काम नहीं कर सकती हैं? इस भवन का मलबा निकाल कर क्या इसका जीर्णोद्धार दोबारा नहीं किया जा सकता था? ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं हमारी विधायिकी पर भी और हमारी जो सरकारी मशीनरी है उसके कामकाज पर भी। हमारा मकसद है कि जो स्थानीय विधायक हैं गणेश जोशी जी, उनकी तरफ इस विद्यालय का ध्यान आकर्षित हो और वो इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं, ताकि हमारे ननिहालों का भविष्य बर्बाद होने से बचे, उन्हें दूर जाने से राहत मिल सके। तो ये तस्वीरें हैं प्राथमिक विद्यालय सरखेत से। इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि क्या आपदा के बाद क्या उनको राहत मिली है, सरकार की तरफ से क्या मुहैया मदद करवाई गई है, जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे उन्हें सरकार ने क्या व्यवस्था दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरखेत गांव पार करते ही हमारी टीम थोड़ी और आगे की तरफ बढ़ चली है। रास्तों के क्या हाल है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। माना कि यह आपदा भयावह थी और इसकी व्यवस्था बनाने में समय लग सकता है इन रास्तों को सही करने में, मगर हैरानी की बात है कि अभी तक अगस्त माह के अंतिम दिवसों पर आई इस आपदा के बाद अब तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया है, मगर दिन दहाड़े खनन जरूर चालू है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में। ये जेसीबियां खनन के लिए लगाई जा सकती हैं, मगर सड़क निर्माण के लिए नहीं। आपदाग्रस्त इलाकों की यात्रा में हम थोड़ा और आगे बढ़ चले हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं, देखिए सरकारी धनों का किस तरीके से पहाड़ में बर्बादी की जाती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आपको आगे एक नाली दिखाएंगे। ये नाली आप देखिए पहाड़ के, एक तो इस पहाड़ी इलाके में यहाँ पर नाली देने का औचित्य समझ से परे है। दूसरा, ये नाली अब आपदा के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और पूरी ख़त्म। ये कई किलोमीटर लंबी योजना थी जिसकी मद में भारी बजट बर्बाद किया गया। सड़कों के हाल आप देख ही रहे हैं। इन सड़कों के सुधारीकरण के लिए इन्हें खोल तो दिया है, मगर ये जगह जगह इतने उबड़ खाबड़ हैं कि यहाँ से ग्रामीण कोई बीमार मरीज हॉस्पिटल तक सही सलामत नहीं पहुँच सकता है। साथ ही हमने आपको ये नाली का नज़ारा दिखाया और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको और नज़ारे। हैरानी की बात है कि राज्य को बने 22 वर्ष हो चुके हैं और यह योजना 15 वर्ष पूर्व में लाई गई थी। सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो पाया, मगर ये 15 सालों से ये नालियाँ हर साल बनती हैं, हर साल टूटती हैं और इसके मद में भारी बजट नेताओं व ठेकेदारों के जेब में जा रहा है। देखिए आप सड़क आज तक नहीं बन पाई है, मगर नालियाँ हर वर्ष बनती हैं, टूटती हैं, बनती हैं, टूटती हैं, जिसके मद में भारी बजट डकारा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये जब मसूरी के विधायक थे जोत सिंह गुनसोला जी, उस समय ये सड़क काटी गई थी। पिछले 15 सालों से यहाँ पर नालियाँ बनाई जा रही हैं, मगर सड़क को आज तक पक्का नहीं किया गया। यानी कि सड़क किनारे की नाली पक्की और सड़क कच्ची। क्या इसकी ज़रूरत थी नाली की? क्यों इतने 15 सालों से ये हर साल बनती हैं, हर साल टूटती हैं तो उसकी रिपेयर की जाती है?
और ठेकेदारों की मौज, अधिकारियों की मौज, खूब माल मलाई बटोरी जा रही है। ये किस तरह हमारे नेता लोग हमारे उत्तराखंड का विकास कर रहे हैं, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हमारे देश में कुछ ही नेता हुए हैं जिन्होंने जनता की सुध ली है। ऐसे ही एक थे राजीव गांधी और दूसरे थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ही यह प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत की गई थी और 15 साल पहले इसका निर्माण भी हुआ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दिखाता हूं कि आप थोड़ा सा चबूतरा निर्माण देख रहे हैं जिसमें ऊपर पहाड़ों से आ रहे पानी को बीच सड़क के बीचों बीच निकाल करके नदी में बहाया जा रहा है। जहां एक तरफ जायका के द्वारा जल संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए सरकार दे रही है, वहीं ये पानी सिर्फ इसकी निकासी आराम से हो सके इसके लिए एक वो बनाया गया पुस्ता और ये पानी सड़क पे ना जाए। लेकिन हाल देखिए, ऊपर एक प्याऊ बनाया गया। प्याऊ के लिए विधायक जी द्वारा 1 लाख रुपए स्वीकृत भी किए गए। बजीरी यहीं की थी, सीमेंट बाहर से ज़रूर लाया गया होगा, लेकिन 1 लाख रुपए में ये बनाया गया और इसकी एक हाल देखिए। विधायक जी का बोर्ड लगा हुआ है, आपको थोड़ा करीब से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, और ये प्याऊ बनाया गया था ताकि यहाँ यात्री पानी वगैरह पी सकें। तो 1 लाख रुपए में ये छोटा सा चबूतरा और एक अंडरग्राउंड पाइप निकाल करके नीचे पानी भेजा गया। तो ये है विकास की गाथा जो राज्य बने इतने वर्षों से हमारे इस प्रदेश में हो रही है। नालियाँ आप देख रहे हैं, ये जो कोना मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ तस्वीरों में, ये नाली है। करोड़ों रुपए 15 सालों से इन नालियों पे खर्च हो चुके हैं, लेकिन इन नालियों की स्थिति देखिए आप। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम आपको दिखाते हैं नालियाँ। जी हाँ, ये सब नालियाँ हैं जो आप देख रहे हैं कोने में, जो कि वर्षों से दबी पड़ी हैं, मरी पड़ी हैं। इसके नाम पर करोड़ों रुपए जारी होता है। ठेकेदार, इंजीनियर जो इसको मद को पास करते हैं, सब लोग पूरे मज़े से मलाई बटोर रहे हैं। तो देखा आपने नालियों का हाल। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि करीब 20 किलोमीटर से लंबे इस ट्रैक पर कितने की नालियां होंगी और कितने करोड़ रुपए का गबन पिछले 15 सालों में किया जा चुका है। आज की हमारी इस यात्रा में गुजरते हुए रास्ते में हमें मिले समाजसेवी मनीष गोनियाल, जो इस क्षेत्र से 2022 विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो हमने उनको रुकवा लिया, थोड़ा उनसे जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में, कुछ ज़्यादा बेहतर वो हमें बता पाएंगे। मनीष भाई नमस्कार आपको। और पहले तो दीपावली की बधाई, हम मिल नहीं पाए थे दिवाली में और मुलाकात हो गई गलती से। मनीष भाई, मैं भी नीचे से ऊपर आ रहा हूँ, रास्ते में सरखेत में मैंने देखा जो प्राथमिक विद्यालय है वो जस का तस जैसा आपदा वाले दिन था डूबा हुआ, वो वैसी का वैसी। अभी तक किसी प्रशासन ने उसकी सुध नहीं ली, उसको निकालने की नहीं सोची। बच्चों को नीचे दूसरे स्कूलों में जाना पड़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं हकीकत बोलूँ तो 2014 जो पिछले साल भी हमारी आपदा आई थी, उसमें भी सरकार ने अनदेखी करी उसकी भी, और इस साल जो आपदा आई वो बड़ा दुखदायी था। और उसमें ग्रामीणों का, जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ ग्रामीणों का, और प्रशासन मौन है और सरकार अनदेखी अभी भी कर रहा है। क्यों? राजधानी से मात्र सटे 25 किलोमीटर दायरे में जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें अनदेखी की जा रही है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल आ रहे हैं, जो स्कूल की समस्या भी तस की तस है। जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था स्कूल, उसका भी बुरा हाल है, जो अनदेखी करी गई और बच्चे दूसरे स्कूल में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उनका एक तो समय खराब हो रहा है और उनकी पढ़ाई खराब हो रही है बच्चों की। तो मैं यहाँ तक, जहाँ तक देखे जाए तो प्रशासन इसमें अनदेखी करी और सरकार भी इसमें अनदेखी कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और दावे बड़े बड़े करते हैं कि घोषणाएं इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि डबल इंजन की सरकार में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, गांव का विकास हो रहा है, पर धरातल में तो देखा जाए तो धरातल में तो कुछ नहीं हो रहा है। मनीष भाई, मैं भी नीचे से जब ऊपर आया तो एक तो पहले तो मेरी पूरी छाती में इस समय दर्द हो रहा है, क्योंकि रास्ते में इतने खड्डे हैं और इतनी जगह जगह गाड़ी स्लॉप होती है। दूसरी बात, मैंने एक देखा कि मुझे जंगल में, जहाँ सड़क पक्की नहीं है लेकिन वहाँ नालियों का निर्माण किया गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ भ्रष्टाचार है क्या इस मामले में? ये तो पूरा भ्रष्टाचार है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो इतना सुंदर जो हमारा पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र है, तो सुंदरता इतनी है यहाँ पर, तो इसकी सुंदरता खराब कर दी है। और जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हर टाइम अनदेखी करी और बंदर बांट किया गया यहाँ पैसों का। 2014 से और आज 2022 तक यहाँ कोई रोड नहीं बनी,
ऐसी रोड खराब है और नालियों में इन्होंने पैसों का बंदरबाट कर रखा है। जो नालियां बन रखी है उसमें करोड़ों की लागत में जो नालियां बनी, तो आज वो नालियां खत्म हो चुकी हैं। और अगर वही करोड़ रुपए अगर वो रोड में खर्चा कर देते और साथ साथ नालियों में भी कर देते, तो आज उस पैसों का बंदरबाट नहीं होता, पैसे सदुपयोग भी होता, पैसों का दुरुपयोग ना होता। मैं मनीष भाई भी नीचे से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक डॉक्टर भी मिले। वो एक पशु चिकित्सक से प्राइवेट, नीचे सरखेत से ऊपर की तरफ आ रहे थे, फुलेत गांव के पास। मैंने उनसे जब मिल गया तो मैंने उनसे पूछ लिया, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे? मुझे लगा शायद सरकारी डॉक्टर होंगे, लेकिन वो सरकारी नहीं थे, प्राइवेट डॉक्टर हैं। वो एक गांव में पशु को देखने आए थे, एक भैंस कोई बीमार थी उसको देखने के लिए। एक पशु चिकित्सक तक की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कि एक प्राथमिक उपचार के लिए किसी पशु का इलाज किया जा सके। इंसान तो बहुत दूर की, इंसान के लिए भी नहीं है। दून हॉस्पिटल लोगों को जाना पड़ रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं। मैं एक्चुअली आप जनप्रतिनिधि हैं तो मैं इसलिए आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। रास्ते में बहुत ग्रामीण मुझे मिले क्षेत्र में, मैं उनके इंटरव्यू इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा हूँ अपने चैनल में, क्योंकि हम तो पत्रकार लोग हैं, एक बार आते हैं खबर करके चले जाते हैं, मगर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके लोगों से उनकी नफरतें पैदा हो जाती हैं। फिर उनको लगता है कि इन्होंने हमारे खिलाफ बोला था तो हम इनको अब सुविधा नहीं देंगे, इनको अब व्यवस्था इनके लिए नहीं करेंगे। तो आप जनप्रतिनिधि, आप मुझे बताएं कि ऐसी व्यवस्था कुव्यवस्था क्यों है? आपने 2022 का चुनाव यहाँ लड़ा था तो इन्हीं मुद्दों पे लड़ा होगा, इसके लिए आपने जनता को जागरूक किया होगा, तो क्या जनता जागरूक नहीं होती है? जनता भोली भाली जनता है, जनता को डरा धमका कर भी दबाया जाता है। और दूसरा ये है दीप भाई, तुम एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे क्यारा, सिमियारी, जितने फुलेत हो गया, आपको कोठियाना हो गया, सब जगह हालत बेहाल है। न स्वास्थ्य है यहाँ पर, न शिक्षा है। अब जानवर तो छोड़ो, जानवर का डॉक्टर छोड़ो, यहाँ इंसानों के लिए डॉक्टर नहीं है। जानवर तो दूर की बात है, यहाँ इंसानों का डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। तो इस इलाके के लिए हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो वो या तो देहरादून का दून हॉस्पिटल होगा या फिर मसूरी का सिविल हॉस्पिटल। तो आपको वही चीज़ बता रहा, अगर मसूरी के सिविल हॉस्पिटल में जाते तो वहाँ पर भी बदहाल है। अभी मैं अपने क्षेत्र सुहा खोली, कपलानी, चल चला, यहाँ क्षेत्र में मैं आज भ्रमण में था। हारने के बाद भी मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण में हूँ और जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा मैं सरकार की आँख नाक खोलने का पूरा प्रयास करूँगा। और जहाँ तक आप देखो जाओ तो गर्भवती महिलाएं जो हमारी छोटी बहनें हैं, दीदी भूली हमारी, तो उनके आने जाने का कोई साधन तक नहीं है यहाँ पर। और जब गर्भवती महिला यहाँ से दून हॉस्पिटल तक जाती हैं तो भाई कितने तो ख़त्म वहीं रास्ते में चलते चलते हो जाते हैं और उनको दुख तकलीफ का परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दीप भाई, कोई क्षेत्र में यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, टावर नहीं है। अब मैं अपने क्षेत्र में जब आता हूँ इधर तो मुझे एक दिन पहले आकर यहाँ लोगों को बताना पड़ता है कि मैं आ रहा हूँ। नेटवर्क ही नहीं मिलता। नेटवर्क, हमारा भी नेटवर्क बंद है सुबह से, आज हम किसी से संपर्क नहीं कर यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता। अब मैं क्षेत्र में कितने लोगों के यहाँ गया, जितने लोग मुझे मिल नहीं पाए जी। तो मैं उनको घर वालों को बताया कि मैंने अपने लड़कों को बोलना है। यहाँ पे जो स्थानीय वो है प्रधान वगैरह, मैंने उनको संपर्क किया था, कॉल करा मैंने यहाँ पहुँच करके, तो उनका नंबर नहीं मिल रहा है। घर पे गया तो घर पे वो लोग थे नहीं, कुछ लोग कोई रिश्तेदारियों में है, कोई कहीं है, क्योंकि आज भाई दूज भी है, तो इसके कारण मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो ये एक बड़ी समस्या है। जैसे एक तरफ तो हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ डिजिटल भारत में नेटवर्क ही नहीं है। तो यहाँ बच्चों की लॉकडाउन के समय में पढ़ाई कैसे हुई होगी, मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हूँ। तो मैंने आपको वही चीज़ बता भी दी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोर्ड सड़ गए और करोड़ों रुपए के बंदरबाट इन्होंने खाली नालियों में करे। और आपने देखा होगा ऑल वेदर रोड ऋषिकेश की, जो पहाड़ काट काट कर इन्होंने पूरे पहाड़ी खत्म कर दिए हैं। तो उसी प्रकार हमारे मसूरी विधानसभा के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो पहाड़ काट कर इन्होंने हालत ऐसी कर दी। पहले तो रोड की हालत बदतर थी, अब इन्होंने बरसात के टाइम में ऐसे हालत कर दी कि पहाड़ अब गिरते रहेंगे, लोग परेशान होते रहेंगे और सरकार अपने मस्त कुर्सी में जनप्रतिनिधि बैठकर अपने मजे लेते रहेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ मैं और नोट करी, मैं रास्ते से आया तो मुझे जगह जगह गाँव में लोगों के व्यक्तिगत जेसीबी खड़ी हुई मिली। ये जेसीबी का क्या फंडा है? ये जेसीबी का फंडा है जो हमारे क्षेत्र के माननीय मंत्री जी के जो चहीते हैं, ये जेसीबी उनकी है और मजे वही ले रहे हैं। और जनता बेचारी कच्चे रोड, बिना टावर, बिना हॉस्पिटल के आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। अब जनता क्या करेगी बेचारी। धन्यवाद मनीष भाई, मैं आपसे दोबारा फिर हम मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें चलते हुए सड़क पर समय दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ मसूरी विधानसभा की ग्रामीण क्षेत्रों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक हाथ जोड़कर एक प्रार्थना भी, छोटे भाई के उसमें एक निवेदन भी कर रहा हूँ अपनी जनता के साथ कि इस बार अपने जितने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव होगा या जिला पंचायत का चुनाव होगा, बीडीसी का होगा, उसमें निर्दलीय चुनाव जिताएं। अपने यहाँ के लोगों को जो कर्मठ और काम करने वाला हो उन्हें निर्दलीय जिताएं। क्यों निर्दलीय जिताने में फ़ायदा यह है कि भाई क्षेत्र का विकास तब होगा जब क्षेत्र की जनता में दमदार युवा प्रधान होगा
और दमदार जिला पंचायत होगा। जैसे हमारे मुख्यमंत्री धामी जी हैं, युवा हैं और क्षेत्र में काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्षेत्र के मैं बोलता हूँ धामी जी नेता बढ़िया हैं और काम उनका बहुत बढ़िया है, पर जो क्षेत्र के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो आंखें मूंद के मजे ले रहे हैं और पैसों का दुरुपयोग कर कर बंदरबाट कर रहे हैं। तो मेरी क्षेत्र की जनता से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि भाई निर्दलीय प्रधान जिताइए, निर्दलीय जिला पंचायत जिताइए, कि जो आने वाले भविष्य टाइम में ऐसे क्षेत्र के मंत्री विधायकों को खदेड़ने का काम करें, और जब क्षेत्र में ही ना घुसने देंगे ऐसे मंत्रियों को, तो क्षेत्र का विकास शर्मा शर्मी तो उन्हें करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। धन्यवाद। तो ये थे समाज सेवी मनीष गोनियाल। 2022 से इसी इलाके में, इस विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीत नहीं पाए थे, क्योंकि दबंग विधायक गणेश जोशी जी को हराना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन गणेश जोशी जी के अपने क्षेत्र के हाल क्या हैं, ये आपने आज तस्वीरों में देखे कि कैसे नालियों के नाम पर जंगल में बंदरबाट हो रही है। जहाँ नालियों की ज़रूरत नहीं है वहाँ नालियाँ बनाई जा रही हैं। सब जानते हैं कि ज़बरदस्ती ये नालियाँ अगर आज बनाएंगे तो कल सुबह ही पत्थरों से पट जानी है। तो क्या ज़रूरत थी ऐसी नालियों को बनाने की, जहाँ सड़क पिछले 15 सालों से पक्की नहीं हुई। ऐसे इलाके में नालियाँ का निर्माण अपने आप में अचंभित करता है और ये इस बात को साबित करता है कि इन योजनाओं के थ्रू बहुत मोटा माल, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड में किया गया है। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ साथियों बने रहें और अभी हम इस क्रम को जारी रखेंगे। इस पूरी विधानसभा में अभी हम घूमेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी दूसरी एपिसोड में। न्यूज़ इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।